हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी रीन साहब और हमारे यहाँ जो यूथ की टीम बैठी है, वीरेंद्र सोनू जी, परवेज वफा साहब, रजत गुप्ता जी, दिलीप बारू साहब, सचिन भगत जी, जुल्फकार मलिक साहब, सोरन सिंह शंटी जी, शामिर किसाना सरपंच जी, नीरज चंडल जी, अबीर चारक साहब, दिलप्रीत सिंह ऋषि, अंकुश दुबे, तालिब चौधरी, माजिद शाह और नजमू साकिब जो कश्मीर से मेरे साथ आए हैं, और यहाँ आए हुए हमारे सीनियर लीडर जो यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी, और खासकर नौजवान बच्चे, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इन लोगों ने इतनी अच्छी तकरीर की कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास सब कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा है। इन्होंने जितनी बुरदबारी से, जितनी संजीदगी से जम्मू कश्मीर के हुकूक की, जिस तरह इन्होंने वकालत की, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह पाऊंगी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहती थी कि कश्मीर में मेरा नौजवानों के साथ बात होती रहती है, तो मैंने सोचा कि जम्मू के नौजवानों से भी बात की जाए, उनसे मिला जाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। प्रॉब्लम तो हर जगह एक ही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान BA हो, MA हो, PhD हो, क्लास 4 के लिए, यहाँ तक कि पुंछ में और राजौरी में मुझे बताया गया कि वहाँ PhD लड़के SPO की नौकरी के पीछे भागते हैं, पर वो भी नहीं मिलती। नौजवान इसीलिए नशे का शिकार हो रहा है। बहुत सारे नौजवान खुदकुशी करते हैं, आप सुनते होंगे रोज़। तकरीबन कश्मीर में आज 2 लोगों ने फांसी लगाई, 2 लोग दरिया में डूब गए। तो नौजवानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा लगता था पहले कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है नौजवानों के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, तरक्की के लिए 370 रुकावट है। मगर आज मुझे खुशी है कि जम्मू के लोग भी समझ गए जो 370 था वो एक ढाल थी, वो एक प्रोटेक्शन बंद था, न सिर्फ हमारी इज्जत के लिए, न सिर्फ हमारी शिनाख्त का, बल्कि हमारी ज़मीन के साथ हमारी नौकरियों की भी वो सुरक्षा करता था। जो सुरक्षा इन्होंने सुरक्षा कवच ही तोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ कई लोगों ने सही कहा, ये 370 खाली 47 की बात नहीं थी, ये 370 महाराजा हरी सिंह के वक्त में आया था, और इन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। मेरे वालिद कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे कि देखो महबूबा, ये कश्मीरी पंडित, ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी हम इनको रख नहीं सके जब मिलिटेंसी हुई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की रियासत, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, एक मुस्लिम मेजॉरिटी, इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे इस मुल्क में। अरे वो तो कहीं भी जा सकते थे। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारे हिंदू लोग इंडिया के साथ चले गए, मुसलमान पाकिस्तान में गए। हम भी मुस्लिम मेजॉरिटी थे, हम भी कहीं और जा सकते थे। नहीं, हमने सोचा ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, ये सर सैयद अहमद खान का हिंदुस्तान है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान है, जहाँ जमहूरियत होगी, जहाँ भाईचारा होगा, जहाँ सेकुलरिज्म होगा। हम यहाँ रहेंगे तो लाडले बन के रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो हम भी मुसलमान स्टेटों में एक मुसलमान स्टेट बन जाएंगे। मगर अगर यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में, तो हम एक इकलौती मुस्लिम स्टेट बन के अपनी जो शनाख्त है उसको संभाल पाएंगे। और यही शर्तें हुई थी। मैं समझती हूँ आज अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर गांधी जी हमारे लीडर नहीं होते, अगर अम्बेडकर जी नहीं होते, सर सैयद अहमद खान नहीं होते, तो शायद जम्मू कश्मीर इस वक्त यहाँ नहीं होता जहाँ वो इस वक्त है। अगर आज की बीजेपी 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतई नहीं यहाँ होता, क्योंकि ये लोगों को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का बड़कपन था, जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़कपन था,
जिन्होंने मजहब को तर्क करके शर्तों पे इस मुल्क के साथ, जमहूरी मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये कह के कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत एक छोटा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे में रहते हैं, मगर हम आएंगे, आपको हमारा ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखना है? हमारी ज़मीन, हमारे महाराजा ने कोई कानून बनाए हैं, हमारी ज़मीन हमारी रहे, हमारी नौकरियां हमारी रहे, हमें अपना एक छोटा सा आईन दे दो। आपका झंडा बहुत बड़ा है, उसकी हम कदर करते हैं, हमें भी उसके साथ एक छोटा सा झंडा दे दो। ये चीज़ें तो पाकिस्तान से हमने नहीं मांगी थी, ये चीज़ें तो चीन से हमने नहीं मांगी थी, बल्कि इस मुल्क के आईन ने हमें दी थी, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी थी। और इन्होंने क्या किया? ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 70 साल से जो भी हमारे मुल्क में बना, हमारे सड़कें, हमारे टोल प्लाजा, हमारा रेलवे, हमारे एयरलाइंस, जो भी हमारा कारोबार, अब यहाँ तक कि हमारे किसान की ज़मीन है, सब तो बेच रहे हैं, ये सब तो ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। मुफ्ती साहब कहते थे, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं बार बार दोहराती हूँ, और आप चूँकि जवान बच्चे हो, आपको भी बताना चाहती हूँ। जब मुफ्ती साहब सीएम बने, वाजपेयी जी पीएम थे, मुफ्ती साहब उनसे मिलने गए और बोला वाजपेयी जी से, वाजपेयी जी आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं? तो वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या बात करूं, वो कश्मीर मांगते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा, ये तो हम जानते हैं, कश्मीर तो कोई नहीं दे सकता, मगर हम ऐसा करें, आप रास्ते खोल दें, आर पार नौशहरा, जंगा, जम्मू, सियालकोट, रावलाकोट, पुंछ, जो बाकी रास्ते हमारा मुजफ्फराबाद, उड़ी, ताकि हमारे लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आए। ये जो दुश्मनी की दीवार है, ये जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बना है, ये दोस्ती का पुल बने। और वाजपेयी जी, मैं उनको सलाम करती हूँ, उन्होंने मुफ्ती साहब की बात की कदर की और उन्होंने शुरुआत की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाद में रास्ते खोले। तो ये वाजपेयी जी की बीजेपी थी। मुफ्ती साहब को ख्याल था ये वही बीजेपी है। जब मैं प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में गई, मैंने उनको बताया, वहाँ पर मैंने कहा, आपने जम्मू कश्मीर का क्या हाल कर दिया, बर्बादी कर दी, बात नहीं कर सकता कोई ऊंची आवाज में। पहले तो सारे मुल्क का ये हाल वही है, छोटी सी बच्ची दिशा रवि हो, या आपकी सुधा भारद्वाज हो, या कोई और हो, कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो दूसरे दिन सोनू निगम, सोनू सूद, जिसने इतनी मदद की लोगों, माइग्रेंट्स की, आज उसके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब कहे कि मैं समझता हूँ महबूबा, ये जो बीजेपी है, वाजपेयी जी बड़े ही नेशनलिस्ट थे, ये बड़े देशभक्त हैं, ये मुल्क के मफाद के लिए, जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने ये कहा पीएम से, मैंने कहा मगर आपने तो मुल्क का मफाद क्या, आपने तो जम्मू कश्मीर को ही तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया अपने वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। यहाँ कुछ बीजेपी के लोग अगर सुनते हो, उनके लोग भी उस मीटिंग में थे, वो आपको बताएंगे कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं कहा। मैंने कहा क्या रखा आपने, बर्बाद कर दिया सब कुछ, तबाह कर दिया सब कुछ। मैंने कहा आज हमारे किसान 8 महीने से, उसको शायद 7-8 महीने हो गए थे, बॉर्डर पे हैं, उनको उम्मीद है कि अगर हम बोलेंगे शायद आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद ही नहीं है। किससे उम्मीद करें? उस सरकार से उम्मीद करें जिन्होंने उनकी पगड़ियां उछाली, चाहे वो मेरा यहाँ का डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, जिन्होंने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया नौकरी का। आज हरियाणा में वो नौकरियां रिजर्व करते हैं अपने जवानों के लिए, मगर जम्मू कश्मीर के जवानों की नौकरियां छीन लो, इनकी जमीनें छीन लो, इनकी नौकरियां छीन लो, इनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, इनको ये टैक्स लगाओ, इनकी उम्र 48 साल कर दो नौकरी में। ये कहीं है क्या मुल्क के अंदर? 60 साल है और यहाँ 48 साल। आप खुद ही देखिए इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया हमको। और हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी आप पीछे चले गए हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दे, और क्या होगा। यहाँ मेरे बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगी,
कुछ मीडिया के लोग इंतजार कर रहे हैं ये कब बोले अफगानिस्तान, तो शाम को 9 बजे की डिबेट होगी। शाम को 9 बजे मैं बोलूंगी अफगानिस्तान के बारे में। क्या बोलूं कि आज जब शाम को टेलीविजन पे किसानों की समस्या डिस्कस होनी चाहिए, हमारे 500 से लेके 1000 किसान जो है शहीद हो गए, उनकी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान इस वक्त जहर खाने के लिए, ड्रग्स खाने के लिए ड्रग्स खा रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जैसा मेरे किसी बच्चे ने यहाँ बताया, मोदी जी ने कहा था हर साल 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर इतनी हालत कभी खराब नहीं हुई जितनी आज हो गई है। इन बातों पे बहस नहीं होती। बहस किस पे होती है? अफगानिस्तान, तालिबान। क्योंकि जितना यूपी का इलेक्शन नजदीक आएगा उतना तालिबान और अफगानिस्तान। और मेरे हिंदू भाइयों बचो, तालिबान आ रहे हैं, आपको खतरा है। अरे उनकी छोड़ो, अपने मुल्क की सुध लो। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? किसान 10 महीने से खजल हो रहा है। अन्नदाता जिसका अन्न आप आज थैलों में डाल के गरीब लोगों को मुफ्त दे रहे हो, उसका अन्नदाता किसान, और उस पे अपनी फोटो चिपका के गांव-गांव बेच रहे हैं। यार उसमें तो किसान की फोटो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा एडवर्टाइज पे आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह इनके बिलबोर्ड्स लगे होंगे। आपने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बिलबोर्ड कहीं देखा था? मैंने अभी पढ़ा कि आरटीआई के किसी बंदे ने आरटीआई की थी कि भाई ये जो बीजेपी है एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है। आपको ताजुब होगा कि करोड़ों रुपए दिन में खर्च होते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, अगर बाहर लीटर पे 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ 50 रुपए क्यों बढ़ाते हैं ये? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट करती है इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये जो दूसरों के एमएलए चुराते हैं, उनको खरीदते हैं, जिनको खरीद नहीं सके उनको ईडी से पिटवाते हैं, तो फिर वो कैसे होगा? वो पैसा तो आपकी जेब से निकल के पेट्रोल में जाके इनकी जेब में जाता है, जिसे खरीद फरोख्त करते हैं। अरे तालिबान ने बड़ा जुल्म किया औरतों पे। अरे आप भूल गए क्या? हमारे यहाँ 15 मिनट में 1 रेप होता है, 1 बलात्कार होता है, और उसके बाद उनको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डॉवरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुध लो। तालिबान, तालिबान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये क्या बात करते हो? आप देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहाँ पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में ने सारा तबाही बर्बाद कर दिया। सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी? इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। आईसीडी सेंटर्स जो हैं, आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। ये है इनका हाल, ये है इनका तरीका। सिर्फ अभी इलेक्शन नजदीक आएंगे, तालिबान तो मिल गया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, अफगानिस्तान भी मिल गया। अगर उससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान खतरा। अरे वहां से वो आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, चाइना की बात नहीं करेंगे। ना 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 ना, चाइना तो आ गया वहां पर लद्दाख में, उसकी बात नहीं करेंगे। उससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डराओ, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। भूल जाते हैं ये लोग गंगा जिसको इतना पवित्र समझते हैं हमारे मुल्क के लोग, उसमें लाशें फेंकी गई क्योंकि गरीबों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब जब वहां के इलेक्शन होंगे तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों से क्या कहेंगे
क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो दे दो वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो। जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लाट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहाँ जितना डंडा चलाते हैं इनको लगता है मुल्क में हमारी बाबाई होती है। तो मेरा आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है बेरोजगारी ऐसी है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। मगर मुफ्ती साहब का एक प्लान था जिसको मैं अगर अभी सेल्फ रूल का नाम लूंगी तो शाम को होगा एंटी नेशनल। सेल्फ रूल क्या है? सेल्फ रूल ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, यानी इसकी जमीन वहां है जहां से चीन को भी रास्ता जाता है, उज्बेकिस्तान को भी रास्ता जाता है, ईरान को भी रास्ता जाता है, पाकिस्तान को भी रास्ता जाता है, सेंट्रल एशिया को जाता है, साउथ एशिया को जाता है। मुफ्ती साहब का ये कहना था हमारे तमाम जमीनी रास्ते खोल दो, जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बना दो। यहाँ तमाम मुल्क यहाँ अपने बैंक ब्रांचेस खोल दें, इसको साख के लिए नमूना बना, वो साख जिसको उन्होंने डिफंक्ट किया है। अरे जाते हैं क्वाड में, जाते हैं ब्रिक्स में, वहां करते हैं अफगानिस्तान डिस्कस। अरे वो कोई जगह है अफगानिस्तान डिस्कस करने, तो साथ में करो। जो इस रीजन का फोरम है वहां से कुछ निकलेगा भी, वहां क्या जाते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्याल था कि मैं यहाँ रास्ते खुलवाऊंगा, यहाँ तमाम मुल्कों की जो 7 कंट्रीज है उनके बैंक खुलेंगे, उनका कारोबार होगा तो नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जितने भी हमारे मंच पे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और खासकर आप जो इतनी गर्मी में यहाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, पूरा मुल्क मुसीबत में है, जमहूरियत खतरे में है, हर चीज़। ये कहता ना हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनकी वजह से खतरे में है। और जब तक हम खड़े होके डट के इनके इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक ये आपके बाजरी क्या हो, नौकरियां क्या हो, आपकी दुकानें क्या हो, सब पे डाका डालेंगे। इसलिए मेरे बच्चों खड़े हो जाओ और एक आवाज़ में पीडीपी के साथ आवाज़ मिला के एक आवाज़ में खड़े हो जाओ और बोलो बहुत हो गए, अब इसके आगे नहीं चलने देंगे हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।